नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में मैं मनीष पिवाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे शेर और शेरनियों, मेरे काजू कतलियों, हो जाओ तैयार और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो दोस्तों, हम लोग पालमपुर गांव की कहानी को बहुत अच्छी तरीके से बेहतरीन पीपीटी, बेहतरीन कंटेंट के साथ और फिर हर सवाल का जवाब ढूंढते हुए कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग अध्याय 2 आप लोगों के बीच में लेकर आए। अध्याय 2 है संसाधन के रूप में लोग। क्या है? संसाधन के रूप में लोग। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेहतरीन चैप्टर है। और जो हमने आपको बोला था मानव पूंजी, मानव पूंजी हम लास्ट चैप्टर में पढ़कर आए हैं, उसी मानव पूंजी के बारे में हमको सब कुछ यहां पर पढ़ना है। और मानव पूंजी कौन है? आप मानव पूंजी हो, मैं मानव पूंजी हूं। और ये मानव कब पूंजी बनता है, कब असेट्स बनता है, ये बात आज के चैप्टर से हम लोगों को क्लियर हो जाएगी। अब इस चैप्टर से बस दोस्तों, आप लोग अपना विश्वास बनाए रखिएगा, आप में जोश बनाए रखिएगा और जो मेरा उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करते रहिएगा। और मेरा एक उद्देश्य है, आपके हर खून की बूंद में सामाजिक विज्ञान के लिए प्यार हो, आपकी हर नस नस में अगर कुछ दौड़े तो सामाजिक विज्ञान के लिए प्यार दौड़े। आप सिर्फ और सिर्फ बोरिंग टू इंटरेस्टिंग मोड की तरफ हमें जाना है। अब बोरिंग नहीं होगी सामाजिक विज्ञान, अब इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो जो हम लोग शुरू कर चुके थे अर्थशास्त्र, अब आज आगे बढ़ते हैं। और आप अपने हर पेज पे, हर किताब के हर पन्ने पे, हर रजिस्टर पे, अपने कमरे की दीवारों पे लिख दो कि अब हम हो चुके हैं तैयार और अब हमें होने लगा है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग। सबसे पहली बात तो आती है संसाधन होता क्या है। संसाधन का मतलब क्या है? संसाधन का मतलब होता है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब है कोई भी ऐसी वस्तु या कुछ भी ऐसा जो हमारी आवश्यकताओं को, हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता हो, वही क्या है? संसाधन है। भाई आज आप मुझे मोबाइल में देख पा रहे हैं, ये आपके लिए संसाधन है। ठीक है, आप खाना खाते हो, वो आपके लिए संसाधन है। ठीक है, तो वो आपकी भूख को मिटा रहा है, इसलिए आपकी जरूरत के लिए आवश्यकता है, वो आपके लिए संसाधन बन जाता है। ठीक है, तो मानव है, जो ह्यूमन है, वो भी क्या है? बहुत बड़ा संसाधन। कैसे है वो एक बात देखो, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि भाई भूमि, ठीक है, अब भूमि तो है, पर अगर मानव नहीं होगा तो उसे यूज कौन करेगा? भाई उस पर अच्छी से अच्छी फैक्ट्री कौन बनाएगा? मानव ही तो बनाएगा। लेबर, श्रम के बारे में हमने पढ़ा, तो श्रम तो खुद मानव है, उस पर काम करिए। भौतिक पूंजी, भाई पैसे को कहां लगाना, कहां नहीं लगाना, तो ये कौन डिसाइड करेगा? मानव ही तो डिसाइड करेगा। तो मानव क्या है? मानव तो खुद सबसे बड़ी पूंजी है, असेट्स और सबसे बड़ा संसाधन है। ये बात आज को आपका ये वीडियो लेक्चर देखकर और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। पर सबसे पहले एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा मुद्दा है जिसको आपको समझना चाहिए, वो है सकल घरेलू उत्पाद। क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। ये सकल घरेलू उत्पाद आपको 9th में नहीं बल्कि 10th में भी काम आएगा, आपको 11th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा और जिंदगी भर। और आपको अपने आम जीवन में भी आप बहुत सी बार देखोगे पेपर में कि न्यूज़पेपर में जीडीपी क्या होती है, जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी घट रही है, ऐसी खबरें आप लोग पढ़ोगे। तो ये जो टॉपिक है बहुत बेहतरीन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक को हम लोगों को समझना चाहिए। सबसे पहले शब्द से समझने की कोशिश करो। शब्द क्या कहता है? सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहता है? सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या है? देखो, घरेलू मतलब हमारे घर के अंदर, और हमारा घर क्या है? हमारा देश, हमारा जो राष्ट्र है वो क्या है? हमारा घर है। उसके अंदर किसी भी चीज का उत्पादन होता है वो कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, अब इसको हम लोग डेफिनेशन से समझते हैं। ये एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य है। क्या बोला है? कि एक वर्ष के अंदर, एक साल के अंदर एक राष्ट्र की सीमा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जो एक राष्ट्र की सीमा है, जो एक देश की सीमा है, जैसे भारत है, भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, जो ये भारत की सीमा है, इस सीमा के अंदर अंदर जो भी चीज का, गुड्स का, सर्विसेज का उत्पादन होगा। क्या बोला? माल। माल मतलब क्या होता है? गुड्स। और सेवाओं का मतलब सर्विसेज। इन जिनका भी उत्पादन होगा वो क्या होगा? क्या कहलाएगा? आपके लिए जीडीपी कहलाएगा, सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि एक साल के अंदर किसी भी देश की सीमा के अंदर, जैसे कि भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, कोई भी गुड्स बनता है, कोई भी सर्विस बनता है। अब वो गुड्स और सर्विस क्या, हम किसी ना किसी वैल्यू पर बेचते हैं, किसी ना किसी वैल्यू पे बेचते हैं। बाजार मूल्य, उसका बाजार मूल्य पे जो बेचेंगे और उससे जो हमें फायदा होगा वो क्या है? उस देश की जीडीपी में जोड़ दिया जाता है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर देता हूं, मान लो कोई कंपनी है, वो 100
मोबाइल बनाती है, 100 मोबाइल बनाती है और हर मोबाइल की कीमत 1000 रुपीज रखती है। कितनी रखती है? 1000 रुपीज रखती है। ये 1000 क्या है? मार्केट वैल्यू है कि मार्केट में ले जाकर बेचना है। कितने में बेचना है? 1000 में बेचना है। तो कितना हुआ? कितना हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 1 लाख रुपए। तो ये 1 लाख रुपए कहां जुड़ जाएगा? जिस देश में उसका उत्पादन हुआ है उसी देश में जुड़ जाएगा, वहां की जीडीपी बन जाएगा। अभी आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो आपको चित्र में दिखाया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है जीडीपी अपवर्ड मूवमेंट कर रही है, ऊपर की तरफ जीडीपी बढ़ रही है। मतलब ये अच्छी बात है। मतलब उस देश में ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है? सेवाओं का और वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। अब उदाहरण से आप और भी बेहतर तरीके से समझिए। जापान की कंपनी भारत में उत्पादन करेगी, भारत की जीडीपी होगी। अब भाई जापानी क्या करे? भारत में आ जाए और भारत में आकर के क्या करना शुरू कर दे? उत्पादन शुरू कर दे भाई, गुड्स बनाना शुरू कर दे, कोई सेवा देना शुरू कर दे, ये सब कुछ कर देंगे। ये इनसे जो भी फायदा होगा भाई, उन्होंने क्या करा? मान लो पैनासोनिक का टेलीविजन यहाँ पे बेच रहे हैं भाई, 100 टेलीविजन भारत में आकर के बनाए। हर टेलीविजन की कीमत 10,000 रुपए रखी। कितनी रखी? 10,000 रुपए रखी। कितनी रखी? 10,000 रुपए रखी। और जब ये रखी तो क्या हो गया? 10 लाख हो गया। तो ये किसकी जीडीपी में जुड़ेगा? भारत की जीडीपी में जुड़ेगा। किसकी जीडीपी में जुड़ेगा? भारत की जीडीपी में जुड़ेगा। और जब जापान की कंपनी भारत पर आकर बनाएगी तो वो उस पर क्या लिखेगी? उस प्रोडक्ट पे क्या लिखेगी? जल्दी से बताओ। वो लिखेगी मेड इन इंडिया। क्या लिखेगी? मेड इन इंडिया। कहां बनाया है? भारत में बनाया है। कहां बनाया है? भारत में बनाया है। तो भारत में बनाया है तो वो पैसा भी भारत का ही होगा। पर इसके उल्टा भी काम होता है। वो क्या है? अगर भारत की कंपनी आज अंबानी भैया अमेरिका चल जाए, बोले मैं तो अमेरिका में जाकर व्यापार करूंगा, तो जब भारत की कंपनी अमेरिका में उत्पादन करेगी तो अमेरिका की जीडीपी बढ़ेगी। ठीक है, वो लोग क्या लिखेंगे? मेड इन अमेरिका। तो इसलिए क्या करना चाहिए? हम लोगों को क्या करना चाहिए? मेड इन इंडिया करना चाहिए। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा था? मेड इन इंडिया, भारत में बनाओ। विदेशों की कंपनियों को बुलाया, आओ आओ सब आओ और भारत में बनाओ। क्यों बनाओ? क्योंकि फायदा हमारा है। भारत में बनाओगे, तुम उस पर मेड इन इंडिया लिखोगे और उससे क्या होगा? हमारे लिए हमारी जीडीपी बढ़ेगी। और ये जीडीपी एक ऐसा आधार माना जाता है जिससे कि पता लगाया जाता है ये देश विकसित है, मतलब अच्छे से डेवलप्ड हो चुका है, या ये विकासशील है, मतलब अभी डेवलप्ड हो रहा है। तो मेड इन इंडिया के लिए मोदी जी ने कहा। अब भाई मोदी जी ने कोई बात कही है, मोदी जी की मानते हो तो मनीष सर की भी मानो। और मनीष सर क्या कहते हैं? मोदी जी ने कहा मेड इन इंडिया, तो मनीष सर ने कह दिया परचेज ऑफ इंडिया। क्या कह दिया भाई? परचेज ऑफ इंडिया। जो कुछ खरीदना है वो भारत का खरीदो। मतलब भारत का खरीदो, मतलब आप कुछ भी खरीदने जा रहे हो, मोबाइल खरीदने जा रहे हो, आपको दिख गया इसमें मेड इन इंडिया है, खरीद लो खरीद लो खरीद लो। आपको टेलीविजन खरीदने जा रहे हो, आपको दिख गया मेड इन इंडिया है, खरीद लो भाई खरीद लो। कैमरा खरीदने गए, दिखा हुआ मेड इन इंडिया है, खरीद लो भाई। जो चीज आपको मेड इन इंडिया की दिखती है खरीद लो। जैसे ही आपने मेड इन इंडिया की चीज को खरीदा, आप समझ जाना कि आपने भारत की जीडीपी को बढ़ा दिया है। क्या कराया? आपने भारत की जीडीपी को बढ़ा दिया है। तो क्या होता है? पूरे साल के अंदर, एक साल के अंदर, एक देश की सीमा के अंदर, अगर चाहे कंपनी बाहर की हो चाहे देश की हो, जिस देश में वो उत्पादन करेगी गुड्स का, सर्विसेज का, सर्विस आज शिक्षा है, आज एजुकेशन, मैं आपको भारत की जमीन पे खड़ा होकर दे रहा हूं, हमें जो भी अर्निंग होगी, जो कुछ भी होगा, उसका क्या होगा? वो भारत की जीडीपी में एडिशन होगा कि हमें भारत की जीडीपी इतनी है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोगों को बहुत अच्छे से और क्लियर बात हम लोगों को समझनी चाहिए। और सिर्फ आपको जीडीपी से एक बात ध्यान रखनी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ज्यादा आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। एक बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जमीन जिसकी जीडीपी उसकी। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जमीन जिसकी जीडीपी उसकी। क्या बोलोगे? जमीन जिसकी जीडीपी उसकी। जिसकी जमीन पे काम कर रहे हो जीडीपी उसकी, चाहे कंपनी देश की हो चाहे विदेश की हो, पर जमीन जिसकी जीडीपी उसकी। ये बात दिमाग में बिठा लेना। और कोई कॉन्सेप्ट आपको रटने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन को रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मन में इतनी बात, जमीन जिसकी जीडीपी उसकी। भारत की जमीन पे काम कर रहे हो तो भारत की जीडीपी है, अमेरिका की जमीन पे काम कर रहे हो अमेरिका की जीडीपी है, चाइना की जमीन पे काम कर रहे हो चाइना की जीडीपी। अब वो कंपनी कहां की है, देश की है विदेश की, उससे हमें मतलब नहीं है, पर जमीन जिसकी जीडीपी उसी की ही कहलाएगी। अब विदेशी कंपनी के निवेश के फायदे, भाई जो विदेश की कंपनियां भारत में आकर, ठीक है, भारत में आकर के निवेश करती है। निवेश का मतलब क्या होता है सर? निवेश का मतलब होता है विद्यार्थी इन्वेस्टमेंट। मेरी काजू कतलियों, क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। तो विदेश की कंपनियां कर रही है, क्या कर रही है? पैसा लगा रही है। क्या कर रही है? पैसा लगा रही है यहां पर आकर। तो वो जो निवेश कर रही है उसके फायदे क्या है वो देखो।
सबसे पहला, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। क्या होगा, हमारे सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी है वो जीडीपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीडीपी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। और जैसे जैसे जीडीपी बढ़ती जाएगी क्या होता जाएगा, हमारा देश और भी विकसित होता जाएगा। दूसरा बात, रोजगार का सृजन होगा, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। भाई आज जापान की कंपनी भारत में आ रही है तो वो कंपनी खड़ी कर जाएगी, ठीक है, उसका सीईओ यहां पे बनाएगी, किसी इंडिया वाले को बनाएगी, ठीक है, एचआर बनाएगी इंडिया वाले को बनाएगी, और कोई काम देगी वो इंडिया वाले को देगी, लेबर रखेगी इंडिया वालों की रखेगी। तो आप सोचो एक कंपनी से कितने रोजगार खुल गए, एक कंपनी से कितने रोजगार खुल गए। और इस रोजगार से क्या होता है, जब कोई इंसान को रोजगार मिलता है तो उसको क्या होता है, उसको आय मिलती है। क्या मिलती है, आय। आय मतलब इनकम मिलती है। और इस इनकम से क्या होता है, जब हमें अच्छी इनकम मिलती है तो जो हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो सुधरता है। क्या सुधरता है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड सुधरता है, मतलब हमारा जो जीवन जीने का तरीका है वो सुधरता है। मान लो कल मैं 100 रुपए कमाता था पहले और आज मैं 1000 कमाता हूं तो मेरे पास 900 रुपए एक्स्ट्रा है। अब वो 900 रुपए में मैं अच्छे कपड़ों में इन्वेस्ट कर सकता हूं, अच्छा मोबाइल, अच्छा टीवी, अच्छे घर और अच्छी सुविधाजनक वस्तुओं में खर्च कर सकता हूं। वो कहां से आएगा, वो इनकम से आएगा। और इनकम कहां से आएगी, जब मुझे रोजगार मिलेगा। और तब क्या होगा, मेरा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, जो मेरे जीने का तरीका है वो बहुत बेहतरीन तरीके से सुधर जाएगा। तो इसका फायदा सबको ही होगा। भारत का प्रचार प्रसार, मेड इन इंडिया, किसका प्रचार प्रसार होगा, भारत का। अमेरिका में चीज जाएगी, अरे किसने बनाया है, भारत ने बनाया, मेड इन इंडिया में बनाया। चाइना में जाएगी, किसने, मेड इन इंडिया, भारत में बना। तो हमारा क्या होगा, खुद पे खुद ही प्रचार प्रसार होने लग जाएगा। नोट, किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। जब कोई भी बाहर की कंपनी किसी भी देश में जाकर के कंपनी सेटअप करती है, पैसा लगाती है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म है इसका एफडीआई। क्या कहते हैं, एफडीआई। और अगर इंग्लिश में आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, इसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसे क्या कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई इसको कहा जाता है। तो अब आप कहोगे सर जो विदेश की कंपनी आ रही है उसको क्या फायदा हुआ। भाई देखो, पहली बात तो विदेश की कंपनी जो यहाँ पर आ रही है उसको हम लोग जमीन दे रहे हैं, सबसे एक इंपॉर्टेंट, ठीक है। भाई लैंड क्या है, बहुत बड़ा रिसोर्स है, लिमिटेड होता है, हम उसको दे रहे हैं। हम पालमपुर में पढ़ रहे हैं, भाई जमीन तो लिमिटेड है हमारे पास, पर फिर भी हम लोग आप लोगों को दे रहे हैं, यहाँ पे फैक्ट्री खड़ी करो, ठीक है। हम सरकार क्या करती है, भाई टैक्सेशन में उनको छूट देती है, काफी जगह छूट देकर उनको ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करती है, तो उनका बहुत फायदा होता है। और उनको जो प्रॉफिट होता है वो तो है ही भाई, प्रॉफिट तो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, तो फायदा उनका भी है और हमारा भी है। पर हमें क्या है, हमारे फायदे से मतलब है वो जो हमें जो फायदा होता है वो मैंने आपको सब बता दिया। और ये देखो भाई, ये हमारा क्या है, आप लोग भी घर पे रखते हैं गुल्लक, ठीक है, उसमें पैसे डालने के लिए, तो ये है, पर ये थोड़ा महंगा वाला है, अच्छा वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ, अब आज जो चैप्टर है उसमें ये सकल घरेलू उत्पाद एक छोटा सा टर्म था जिसको मैंने आपको बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया। जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन। जनसंख्या क्या है, एक संसाधन है, रिसोर्स है, मैंने ये बात आपको बताई, ठीक है। पर ये मानने पर है, सब कुछ क्या होता है, नजरिया होते हैं। भाई आप अगर जनसंख्या को रिसोर्स मानते हो, उसे अपने लिए यूजफुल मानते हो तो अच्छी बात है, और या अगर आप उसे बोझ मानते हो वो एक गलत बात है। तो किस प्रकार से होता है वो हमें देखना है। विशाल जनसंख्या के सकारात्मक पहलू, भाई अच्छी बातें क्या, अगर आपके पास जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो उसकी अच्छी बातें क्या है, अधिक जीडीपी का सर्जन, भाई क्या होगा, उत्पादन और सेवाएं कौन करेगा, मानव ही तो करेगा। कौन करेगा, मानव ही करेगा। तो मानव का तो ज्यादा होना बहुत जरूरी, ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, सेवाओं का उत्पादन करेंगे, माल का उत्पादन, गुड्स का उत्पादन करेंगे, उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जीडीपी बढ़ेगी। विशाल जनसंख्या के नकारात्मक पहलू, ठीक है, और भी फायदे होते हैं पर मैंने एक ही डाला जो आपकी किताब से रिलेटेड है। विशाल जनसंख्या के नकारात्मक पहलू। अब नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, अधिक भोजन, भाई ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा भोजन दो, ज्यादा खेतीबाड़ी करनी पड़ेगी, ज्यादा उनको खिलाना पड़ेगा। अधिक शिक्षा व्यय, मतलब शिक्षा पे ज्यादा खर्चा होने लग जाएगा, व्यय मतलब ज्यादा खर्चा होने लगेगा क्योंकि सबको पढ़ाने लिखाना पड़ेगा। और अधिक स्वास्थ्य व्यय, हेल्थ के लिए भी हमें क्या है, ज्यादा खर्चा करना ही पड़ेगा क्योंकि उनकी क्या है, उनकी हेल्थ के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे चाहिए। नोट, मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट, मानव संसाधन,
भाई मानव आप हो, मैं हूं, हम सब संसाधन रिसोर्स है हम लोग, ठीक है, कुछ ना कुछ हम लोग करते रहते हैं, हम लोग रिसोर्स है। पर ये मानव संसाधन पूंजी कब बनता है? पूंजी का मतलब होता है एसेट्स। देखो एक चीज क्या होती है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जिससे हम जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो हम माता पिता के लिए दायित्व है, अभी दायित्व आगे शब्द आएगा, ठीक है। दायित्व का मतलब क्या होता है, एक तरीके से मान लो हम जिम्मेदारी है उनकी, माता पिता की हम लोग जिम्मेदारी है, एक बोझ की तरह, बोझ तो नहीं कह सकते माता पिता के लिए तो, पर जिम्मेदारी। तो माता पिता के लिए जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम लोग क्या होते हैं, जिम्मेदारी होते हैं, उनके दायित्व होते हैं, वो हमारा ध्यान रखते हैं, बच्चा कहीं गिर नहीं जाए, उसकी ड्रेस चेंज करवानी है, उसको खाना खिलाना है, कितना ध्यान रखते हैं। पर जैसे जैसे फिर धीरे धीरे हम बड़े होते जाते हैं, तो क्या होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हम क्या खुद ही तैयार होना शुरू कर देते हैं, हमारा गिरने का डर नहीं होता, क्योंकि माता पिता को पता है यार अभी समझदार हो गया, गिरेगा नहीं, ठीक है, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना वो सब। और फिर जब और बड़े होते हैं तो हम लोगों को क्या अच्छी शिक्षा हमारे माता पिता दिलाते हैं, अच्छा स्वास्थ्य का हमारा ध्यान रखते हैं, और जब अच्छी एजुकेशन दिलाते हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम कुछ अर्न करने लग जाते हैं, कुछ कमाने लग जाते हैं, और जब कमाने लग जाते हैं तो हम क्या है, माता पिता के लिए पूंजी बन जाते हैं, असेट्स बन जाते हैं। जिन माता पिता ने हमारा ध्यान रखा था, अब समय आ चुका है कि हम उन माता पिता का ध्यान रखें, उन पर जिम्मेदारी ना बने। भाई 25 साल की उम्र में भी मैं ऐसे बैठा बैठा हाँ पापा मम्मी खिला देंगे यार, नहीं, पर 25 साल की उम्र में अगर मैं कुछ करूं, मैं कुछ कमाऊं, तो वो क्या होगा, मैं पूंजी के रूप में हूं। अगर बैठा हूं 25 30 35 साल की उम्र में भी, तो क्या करेंगे, मैं एक दायित्व हूं, अभी भी उनके लिए जिम्मेदारी हूं। तो मानव को पूंजी बनाना है, पूंजी मतलब ऐसी एसेट्स बनाना है, वो क्या है, देश को वापस अच्छे से अच्छा दे और जीडीपी का सर्जन करे। और ये मानव पूंजी कब बनेगी, जब आप अधिक शिक्षा, अच्छी शिक्षा दोगे और अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था लोगों को दोगे, तभी ये पॉसिबल होगा। ये देखो आपको अलग अलग लोग दिख रहे हैं, ये सभी क्या है, मानव संसाधन है, और इनको पूंजी बनाने के लिए अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य देना जरूरी है। अब मानव पूंजी है, मानव पूंजी में निवेश करना पड़ेगा, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर मानव को पूंजी बनाना है तो आपको इन्वेस्ट करना, क्या क्या करना पड़ेगा, भाई उनको शिक्षा दो। सरकारों को क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए, लोगों को पढ़ाओ। देखो पढ़ाने का मतलब ये ही नहीं होता कि भाई हम लोग क्या है, ज्यादा अच्छे रोजगार मिले, रोजगार तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ क्या होता है, हमारी जो सोच है ना वो विकसित होती है, ठीक है। पढ़ा लिखा इंसान है ना, कभी जाति धर्म के आधार पर भेदभाव की बात नहीं करता, रंग के आधार पर भेदभाव की बात नहीं करता, लड़का लड़की के बीच में भेदभाव की बात नहीं करता। समाज में उसमें जो कुरीतियां हो रही है, जो खराब प्रथाएं चल रही है, उस पर उसकी नजर जाती है, उसको हटाने की कोशिश करता है। वो ये मानता है गरीब अमीर को मदद किस प्रकार से करनी चाहिए, तो जो हमारी सोच है वो विकसित होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब शिक्षा है, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, और जैसे कि नेल्सन मंडेला ने भी कहा था, एजुकेशन इज द बेस्ट वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। आपको दुनिया को बदलने के लिए एजुकेशन सबसे अच्छा वेपन है, सबसे बढ़िया हथियार है। तो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। परिशिक्षण, ट्रेनिंग, अब क्या आपने एजुकेशन तो दे दी, ठीक है भाई, आपने एजुकेशन तो दे दी। अब जैसे आपको मैं यहाँ का मेरा उदाहरण देता हूँ, भाई मुझे एजुकेशन थी, मेरे सब्जेक्ट की कमांड थी, मुझे मेरे सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज था, सब कुछ अच्छा था, बट यहाँ पर आने के बाद मुझे ट्रेनिंग दी गई, भाई सर आपको बोर्ड कैसे चालू करना है, ठीक है, आपको पीपीटीज कैसे प्रिपेयर करनी है, ठीक है, आपको किस प्रकार से है ना बोर्ड पे राइटिंग करनी है, कौन सा कलर यूज करना है, तो मुझे क्या दी गई, ट्रेनिंग दी गई। अच्छी एजुकेशन के साथ क्या हो, मुझे वर्क नॉलेज की ट्रेनिंग भी मिले, तभी सक्सेसफुल हो पाऊंगा। और एक स्वास्थ्य सेवा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास करता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है ना, तभी आपका कुछ काम करने का मन करेगा, कुछ इच्छा होगी कि मैं अच्छे से अच्छा काम करूं, तभी आपका क्या है, दिमाग काम करेगा। तो शिक्षा पे खर्चा होना चाहिए, आपकी ट्रेनिंग पे खर्चा होना चाहिए, और आपकी हेल्थ पे खर्चा होना चाहिए। जब ये खर्चे हो जाएंगे, सरकार ये आप पे क्या कर देगी, इन्वेस्ट कर देगी, और इन्वेस्ट करने के बाद क्या होगा, क्या होगा, एक दिन आप उनके लिए पूंजी बन जाओगे, और फिर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करके देश की जीडीपी को बढ़ाओगे, ठीक है। अब भी क्या है, जैसे एक और उदाहरण देता हूं, अभी आपके माता पिता आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप पे पैसा लगा रहे हैं, आपके स्कूल की फीस भरते हैं, ठीक है, आपके कोचिंग्स की फीस भरते हैं, ऑनलाइन कोचिंग्स की फीस भरते हैं, ठीक है, वो सब क्या है, अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आगे जाके आप उनके लिए एसेट्स बनो, पूंजी बनो, भाई आपको अच्छी जॉब मिले, आपको अच्छी जॉब मिले, आपकी लाइफ सेटल हो जाए, आप अच्छे घर में अच्छी सुविधाजनक वस्तुओं के साथ रह सको, वो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसलिए हमेशा एक बात रखना, याद रखना कि माता पिता के लिए हमेशा समर्पित होकर रहना, वो जो जैसा कहते हैं उस हिसाब से चलना, उनके हिसाब से काम करना, और जब आप पूंजी बन जाओ ना, तो उनको वो सब कुछ देना जो उन्होंने आपको दिया है, ठीक है। तो इसलिए आप हमेशा अपने माता पिता के प्रति समर्पित होकर रहो। अब अधिक शिक्षित, बेहतर प्रशिक्षित एवं स्वास्थ्य मानो। अगर भाई किसी ने अच्छी शिक्षा ले रखी है, अच्छी ट्रेनिंग ले रखी है, और उसकी हेल्थ भी अच्छी है, तो क्या होगा, अधिक उत्पादन करेगा।
भाई अगर आपके पास एजुकेशन अच्छी है पर आपको ट्रेनिंग का पता नहीं, ट्रेनिंग भी आती है पर आप रोज बीमार हो जाते हो, कभी पेट में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी हाथ में दर्द, तो क्या होगा, आप काम ही नहीं कर पाओगे। तो अगर ये तीनों क्वालिटीज आप में है तो क्या होगा, अच्छा उत्पादन होगा, ज्यादा से ज्यादा आप काम करोगे और ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करोगे। अगर ये होगा तो अधिक आय होने लग जाएगी, अधिक आपको इनकम होगी, और इनकम होगी तो क्या होगा, हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड सुधरेगा। तो जैसे ये देखो, ये दो बहन भाई है और ये यहाँ पे खड़े होकर के पढ़ाई कर रहे हैं कि हाँ भाई अब हमारा एग्जाम आने वाला है तो हमें पढ़ लेना चाहिए। और ये है डॉक्टर, डॉक्टरों को तो मैं बारंबार कोटि कोटि नमन करता हूँ भाई, मतलब भगवान से कम नहीं है ये। हम लोग तो फिर भी इन्हें शुरुआत से भगवान का दर्जा देते हैं, पर कोरोना महामारी में तो दुनिया ने इनको भगवान बोल दिया, और भाई सच में ये भगवान है। तो डॉक्टर भी बहुत जरूरी है हमारे लिए, तो स्वास्थ्य सेवा भी इंपॉर्टेंट आ जाए। मानव पूंजी एक तरफ से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है। भाई भूमि से, लैंड और भौतिक पूंजी, फिजिकल कैपिटल, ठीक है भाई, फिजिकल जो कैपिटल है उससे भी इंपॉर्टेंट है। कैसे है वो देखो, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। अब देखो भाई, भूमि है आपके पास, जमीन है, पर उसका यूज करने वाला कोई मानव नहीं है। भाई मैंने क्या बोला, उस जमीन पे फैक्ट्री कौन खड़ी करेगा, इंसान खड़ी करेगा। उस पे दिमाग कौन लगाएगा, इंसान लगाएगा। ठीक है, आपके पास पैसा खूब है, बहुत है आपके पास पैसा, किसी के पास पैसा बहुत कुछ है, पर अगर उसको सही तरीके से यूज करने वाला शिक्षित, परिशिक्षित और स्वस्थ आदमी नहीं है तो वो पैसा भी बेकार है। तो ये क्या है, मानव पूंजी है ना, वो सारी पूंजियों से इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो मानव पूंजी है, क्योंकि भूमि का इस्तेमाल कौन करेगा, मानव करेगा। भौतिक पूंजी का इस्तेमाल कौन करेगा, मानव करेगा। किसी भी चीज का इस्तेमाल कौन करना जानता है, मानव ही जानता है। ठीक है, अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी लाएगा, अच्छे से अच्छा पैसा लगाएगा, यहां इतना लगाना चाहिए, यहां इतना लगाना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, देश का, समाज का और राष्ट्र का सबका भला होगा। अब है दायित्व से परिसंपत्ति। अब देखो दायित्व क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, जिम्मेदारी हमारी। एक जिम्मेदारी है कि भाई हमें ये काम करना है। ठीक है, एक भाई लोगों को खाना खिलाना है, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था देनी है। दायित्व से परिसंपत्ति, असेट्स तक का सफर अब हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, एक तो जिम्मेदारी है और अब एक वो हमारे लिए क्या है, असेट्स है, अब हमें कमा के दे रहे हैं। जैसे कि भाई शुरुआत में बच्चा क्या है, माता पिता के लिए दायित्व है, जिम्मेदारी, फिर जैसे जैसे वो धीरे होता है वो संपत्ति बनता जाता है। क्या है, संपत्ति बनता जाता है, माता पिता की सेवा करता है और फिर अर्निंग करना शुरू करता है। ठीक है, माता पिता के सपने पूरे करता है, तो वो फिर क्या, संपत्ति बन जाता है, असेट्स बन जाता है। किसी ने कहा भी है, किसी महान ने, कि पूत कपूत तो धन क्यों संचय और पूत सपूत तो धन क्यों संचय। उसका मतलब होता है कि अगर पूत कपूत, अगर औलाद खराब निकल जाए ना, तो भी माँ बाप को कभी भी धन का संचय नहीं करना चाहिए, धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो तो औलाद तो बेकार है, उसको गलत शौक होंगे, वो उस समय क्या है, पैसा बिगाड़ देगी। और एक होता है पूत सपूत तो धन क्यों संचय, तो वो महान शख्सियत कहते हैं कि अगर पूत सपूत हो, औलाद अच्छी हो, बेटा बेटी अच्छे हो ना, तो भी धन नहीं संचना चाहिए, तब भी धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर औलाद अच्छी है वो तो खुद पढ़ लिख के, ठीक है, अच्छा काम कर करके, अच्छी जॉब कर करके वो पैसा कमा लेगा, उसको पैसे की जरूरत नहीं। तो इसलिए है ना, पूत कपूत है तो भी धन मत संचो और पूत सपूत है तो भी धन मत संचो। इसलिए, और आप अपने माता पिता के लिए सपूत बनना कि उनको गर्व हो आप पर, आपका उनका सीना चौड़ा हो और वो कह सके गर्व से, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी। तो दायित्व से, जिम्मेदारी से मतलब एक बोझ से लेकर के हम लोग क्या है, संपत्ति बनने तक का सफर पड़ेंगे। वो कैसे बनेंगे वो देखो, सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य होना चाहिए। भाई सबको शिक्षा मिले और अच्छा हेल्थ मिले, तभी जाकर के क्या होगा, वो असेट्स बन पाएंगे और देश के लिए कुछ कर पाएंगे। आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में औद्योगिक क्या है, जहां अब लोग हमें इंडस्ट्रीज खड़ी कर रहे हैं और खड़ा कर रहे हैं, उद्योग बना रहे हैं, वहां पे क्या हो, प्रौद्योगिकी हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तभी जाके अच्छा काम होगा। कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, भाई जो कृषि में काम कर रहे हैं, लेबर काम कर रहे हैं, उससे अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, उन्हें बताया जाए किस प्रकार से मिट्टी को चेक किया जाए। ठीक है, किस प्रकार से बीजों को बोया जाए जिससे और भी ज्यादा फसल हो, कितना पानी देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, चीजें बतानी चाहिए। उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान, भाई ज्यादा से ज्यादा क्या हो, रिसर्च सेंटर खोले जाए, साइंटिफिक रिसर्च सेंटर खोले जाए और उनसे ज्यादा से ज्यादा में रिसर्च करके देश को आगे बढ़ाना, क्योंकि हमारी साइंस बढ़ेगी तभी तो हम लोग, भाई आज जैसे कोरोना की वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों भारत ने बनाई। क्यों बनाई है, क्योंकि साइंटिफिक जो इंस्टीट्यूशन है वो हमारे पास है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण है, वो है जापान की केस स्टडी। देखो जापान की केस स्टडी यहां पे हम लोग क्यों लेकर आए हैं, वो इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि जापान के पास है ना, जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी बहुत कमी है। ठीक है, पर मानव संसाधन पे उन्होंने इतना काम करा है कि वो बहुत डेवलप्ड और बहुत बढ़िया बेहतरीन कंट्री बन चुके हैं, तो ये जानते हैं।
हम सब जानते हैं कि जापान प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से एक गरीब देश है, वहां पे प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ठीक है, वहां पे आपको प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल जो रिसोर्सेज है वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। स्टील उत्पादन हेतु यहाँ लौह अयस्क नहीं है। लौह अयस्क का मतलब होता है आयरन ओर। अब आयरन ओर जो होता है वो कहां से निकलता है? जमीन से निकाला जाता है, ठीक है। अब उसको वो खनिज है, एक क्या है, खनिज है, उसको निकाला जाता है। तो अब स्टील उत्पादन के लिए क्या है, इनके पास खनिज नहीं है, लोहा नहीं है, बट जापान के खनिज संसाधन सीमित है, और जापान के खनिज संसाधन सीमित है। अब ये खनिज क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, ये आपको प्रकृति से मिलता है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है, पर ये क्या है, जापान के पास नहीं है। ये एक पर्वतीय देश है जिसके कारण यहाँ कृषि योग्य भूमि का भी अभाव है। मतलब सारी तरफ ही पर्वत 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 है, तो यहाँ पे क्या होता है, कृषि भी नहीं हो सकती। और आप देखते हो बहुत बार तो यहाँ पे अर्थक्वेक, भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, मतलब प्राकृतिक आपदाएं बहुत हैं, नेचुरल डिजास्टर्स तो बहुत हैं, पर नेचुरल रिसोर्स वहां पे नहीं। जापान की मुख्य शक्ति जल विद्युत उत्पादन, मछली उत्पादन, जहाज निर्माण आदि में है नीति। देखो अब शक्ति, जापान की मुख्य ताकत क्या है? जल विद्युत उत्पादन, ठीक है, पानी से क्या करना है, विद्युत, बिजली का उत्पादन करना है, ज्यादा से ज्यादा वो क्या है, बिजली बनाते हैं, जल विद्युत उत्पादन करते हैं, बिजली का उत्पादन करते हैं। अब ये कौन करवा रहा है? मानव ही तो करवा रहा है भाई, अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी लाए जिससे पानी से क्या हो, बिजली का उत्पादन हो। मछली उत्पादन, भाई मछलियों को पकड़ना, उनको बेचना, ये कौन करवा रहा है? मानव करवा रहा है। जहाज का निर्माण, जहाज कौन बना रहा है? मानव बना रहा है। इन सब में ये क्या है, वहां की ताकत, और ये सारे काम कौन कर रहा है? मानव कर रहा है। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आपको थोड़ा सा जापान का नक्शा दिखा देते हैं। तो ये आपको क्या है, जापान दिखने को मिल रहा है, ये आपको जापान देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो बिल्कुल पानी से घिरा हुआ है तीनों चारों तरफ से। और ये जापान का जो वहां का झंडा है उसको भी हमने दिखाया चित्र को, आपको ध्यान रखना। जापान के आर्थिक विकास का राज यहाँ के विकसित मानव संसाधन में छिपा है। मतलब वहां का राज जो विकसित है वो क्यों है? क्योंकि वहां का मानव संसाधन बहुत अच्छा है, वहां के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा काम करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करते हैं। जापान ने मानव संसाधन में अत्यधिक निवेश किया है, और यह जापान का सर्वप्रमुख संसाधन। मतलब क्या है, जापान ने जो पैसा लगाया है वो कहां लगाया? मानव पे लगाया। उनको अच्छी शिक्षा दी, उनको अच्छी ट्रेनिंग दी, उनको अच्छी हेल्थ की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई, सब कुछ कराया। क्यों कराया? क्योंकि भाई तुम लोग क्या करना, हमारे देश के लिए काम करना, देश के लिए इतना काम करना, मतलब, और उनमें पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति भी जापान के लोगों में बहुत है। मतलब वो सिंगल रोड रूल्स भी है ना, वो भी फॉलो करते हैं, उनको भी नहीं तोड़ते। ऐसा नहीं है कि भाई रात को निकल जाए, कोई भी पुलिस वाला नहीं खड़ा तो हम रेड लाइट को क्रॉस कर जाए, नहीं करते, वो बहुत ईमानदार से, और टाइम के बहुत पंक्चुअल है वो लोग, तो ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया, जिससे मानव पूंजी निर्माण कहा जाता है। और मैंने क्या कहा था, मानव को मानव पूंजी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? शिक्षा में और स्वास्थ्य में आपको निवेश करना पड़ेगा। ये जापान की सबसे बड़ी पूंजी है, ये जापान की उत्पादक शक्ति में सहयोग देते हैं। अब जापान की सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ी जो कैपिटल एसेट्स है वो कौन है? वहां के मानव ही है। और ये उत्पादक, भाई उत्पादन करने में किसका रोल होता है? मानव का होता है। इन्होंने मानव पर निवेश करा तो मानव सहयोग उसमें है, उत्पादन शक्ति में करता है। इस तरह समर्पित जापानियों द्वारा क्षमता, तकनीकी तथा निपुणता के विकास ने इस देश को धनी तथा समृद्ध बनाने में योगदान दिया है। अब समर्पित जापानियों, जो जापान के लोग हैं वो अपने देश के प्रति समर्पित है, भाई जो कुछ करना है देश के लिए करना है, देश से हटके कुछ नहीं, देश से बढ़कर कुछ नहीं, सब कुछ जो करना है वो देश के लिए करना है। क्षमता, तकनीकी जो टेक्नोलॉजी है उसको बहुत डेवलप करा, निपुणता, अपने आप में क्या है, एक्सपर्ट बने, अपने आप को एक्सपर्टाइज कर लिया कि भाई ये काम है, इसको एक्सपर्टाइज करना है, और ये काम किसके लिए करना है? देश के लिए करना है। इस तरीके से करके ये देश क्या हो गया? धनी बन गया। जिनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है भाई, वहां कृषि नहीं हो सकती, वहां पे और काम नहीं हो सकता, पर फिर भी वो देश धनी है, वो समृद्ध है। क्यों है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अपने मानव संसाधन के कारण। अब ये देखो क्या होता है कि कुछ माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और कुछ माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। उसी के ऊपर हमारी चर्चा है कि भाई माता पिता अगर शिक्षित हों, अगर माता पिता ने खुद ने शिक्षा ग्रहण करी हो तो वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और अगर माता पिता अशिक्षित होते हैं तो वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं और उन पर देखते हैं। शिक्षित माता पिता के बच्चे और अशिक्षित, मतलब जो माता पिता पढ़े नहीं है उनके बच्चे और जो माता पिता पढ़े हुए हैं उनके बच्चे, वे शिक्षा के महत्व को समझते हैं, इसलिए वे बच्चों की शिक्षा पर भारी खर्च करते हैं। अब क्या होता है, जैसे मान लो कोई डॉक्टर का बच्चा, तो डॉक्टर तो भाई पढ़ा लिखा है, खूब पढ़ाई लिखाई करी, उसको पता है कि यार ये पढ़ लेगा, मेरा बच्चा पढ़ लेगा तो क्या होगा, ज्यादा अच्छा इसको काम मिलेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, आईएएस बनेगा, और कुछ भी नहीं तो बड़े से बड़ा प्राइवेट कंपनी में इसको काम मिलेगा। तो वो क्या पैसा
शिक्षा पे खर्च करते हैं। दूसरी तरफ क्या है, अनपढ़ माता पिता शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं, इसलिए वे इस पर अधिक खर्च नहीं करते हैं। और जो पढ़े लिखे माता पिता नहीं होते वो सोचते हैं क्या करेगा पढ़े लिखे, हमारा खेती का काम है, खेती का काम कर ले, ठीक है, और जो हमारा जो पारिवारिक काम है उस काम को चलने दे, वो करता रहे। तो उससे क्या है, उसको बहुत फायदा होगा, शिक्षा का कोई महत्व उनके जीवन में नहीं होता। सेकंड पॉइंट, वे उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति भी सचेत होते हैं। तो वो जो पढ़े लिखे माता पिता है होते हैं, वो अपने बच्चों पे क्या ध्यान रखते हैं कि उनको सही खाना पीना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो साफ सफाई से रहते हैं या नहीं रहते, जिससे कि वो बीमार ना पड़े, और अगर बीमार पड़ते हैं तो जल्दी से डॉक्टर से संपर्क करके उनका इलाज करा देते हैं। ये अपने बच्चों के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते। अब क्या होता है, जो अनपढ़ माता पिता होते हैं वो गरीब होते हैं, बेचारे मजदूरी पे चले जाते हैं, काम धंधा करते हैं, तो उनका अपने बच्चों पर क्या होता है, इतना ध्यान नहीं होता, वो इतना ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है, वो कैसे साफ सफाई से रह रहा है या नहीं रह रहा है, उसको सही से खाना खा रहा है या नहीं खा रहा है, उसको उनको क्या ज्यादा काम पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश होने के कारण ये बच्चे भविष्य में अधिक योगदान व प्रतिफल देते हैं। अब क्या होता है, अच्छी शिक्षा आपने उन्हें दिलाई है, उनके हमेशा हेल्थ पे ध्यान रखिए, तो क्या होता है भविष्य में जाके एक अच्छा फल देते हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या है अर्निंग करेंगे, ठीक है, देश में ज्यादा से ज्यादा योगदान करेंगे, उत्पादन ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। उच्च शिक्षा के अभाव के कारण ये बच्चे समाज और आय सर्जन में अधिक योगदान नहीं देते हैं। अब क्या ज्यादा शिक्षा नहीं लिए तो कोई छोटा मोटा काम करेंगे, कोई मजदूरी करेंगे और कुछ करेंगे, ठीक है, स्वास्थ्य भी सही नहीं रहता, कभी कोई बीमारी कभी कोई बीमारी, तो उसके कारण क्या होता है, ये ज्यादा योगदान नहीं दे पाते हैं। उसके बाद उच्च आय के कारण ये समाज को बेहतर योगदान देते हैं। अब क्या है, ज्यादा इनकम हो रही तो क्या समाज के लिए भी काम करते हैं, कभी गरीबों में कुछ बांट दिया, ठीक है, जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए शिक्षा के लिए थोड़ा बहुत पैसा दे दिया, तो समाज के लिए भी ये अच्छा काम करते हैं। इनकी आय कम और अपर्याप्त होती है, इसलिए समाज को भी कम योगदान दे पाते हैं। अब इनकी आय, इनकी इनकम ही बहुत कम है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने पेट के लिए काम करते हैं, भाई पेट भर जाए और काफी है, बस ज्यादा काम ये लोग नहीं कर पाते। अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षित माता पिता एक अच्छा चक्र बनाते हैं। अब क्या होता है, जो पढ़े लिखे माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका हेल्थ का ध्यान रखते हैं, फिर वो बच्चे अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो एक क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी एक अच्छा चक्र बन जाता है कि वो सब कुछ अच्छे से ध्यान रखे और देश में उत्पादन में योगदान दे और समाज में एक अच्छा योगदान अपना दे। अशिक्षित, अस्वस्थता और सुविधा वंचित स्थिति में रहने वाले माँ बाप एक दुष्चक्र सर्जित करते हैं। अब क्या होता है, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो बीमार होते हैं, जो गरीब अनपढ़ माता पिता होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने बच्चों पे इतना ध्यान नहीं देते, ठीक है, और वो ये मानते क्या होगा पढ़ लिख के बेटा, अपन को तो ये काम करना ही है, ठीक है, भाई मजदूरी करनी है, पैसा कमाना, पेट भरना चाहिए अपना, बड़ी शिक्षा लेकर तू करेगा क्या, ठीक है, बाहर जाकर पढ़ेगा तो किसके पास पैसा है, तो वो एक क्या है, परेशानियों का चक्कर वो बना देते हैं। तो ये माता पिता, पढ़े लिखे माता पिताओं में और नहीं पढ़े लिखे माता पिताओं में यह अंतर होता है। अब है अभ्यास करें और मजबूत बने। अब ये वह सवाल है जो आज के टॉपिक से जुड़े हुए हैं, जो आपको सॉल्व करने हैं, आपको देखना है कि, और इन हर जवाब आपको हर पीपीटी में मिल जाएगा। पहला, शिक्षित माता पिता अभिभावकों के बच्चों और अशिक्षित माता पिता के बच्चों से किस प्रकार भिन्न होते हैं, उनकी भिन्नता के कोई 3 बातें बताइए। अब आपको डिफरेंस बताना है कि पढ़े लिखे माता पिता के बच्चे कैसे हैं और अनपढ़ माता पिता के बच्चे कैसे हैं, ये आपको डिफरेंस क्लियर करना है, 3 पॉइंट बताने। अभी जस्ट अपन लोगों ने कंसल्ट करा है। जापान एक विकसित और धनी देश है, यद्यपि वहां प्राकृतिक संसाधनों की कमी है। 3 उपयुक्त उदाहरण देकर इस कथन का औचित्य सिद्ध करिए। बहुत आसान सवाल है। जापान विकसित और धनी देश है, पर फिर भी वहां प्राकृतिक संसाधनों की कमी है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी होने के बावजूद भी वो विकसित है, तो वो कैसे है, तो पूरी जापान केस स्टडी हमने पढ़ी है, वो आपको बता देंगे। नेक्स्ट, मानव संसाधन किसे कहते हैं और मानव संसाधन, मानव पूंजी कब होता है, लिखो। अब मानव संसाधन क्या होता है, पहली बात तो वो है, ठीक है, और फिर वो पूंजी कब बनता है वो बताना है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। जब जनसंख्या को एक बोझ न मानकर उसे परिसंपत्ति माना जाए तो अन्य संसाधनों की भांति यह भी एक संसाधन बन जाती है। क्या हो, आप जनसंख्या को, ज्यादा विशाल जनसंख्या को बोझ मत मानो, उसे अपनी एसेट्स मानो, संपत्ति मानो कि यार इन पर अगर आज हमने इनको पढ़ा दिया, इनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटी दे दी, तो ये कल को क्या होगा, देश के लिए ज्यादा उत्पादन करेंगे। तो हमें क्या है, ज्यादा जनसंख्या को बोझ नहीं मानना है, अपनी संपत्ति माननी है। मानव संसाधन के रूप में वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का यह एक तरीका है। यह जनसंख्या का उत्पादक व सकारात्मक पहलू है। भाई अब क्या होगा, भाई आपने जब लोगों को शिक्षा दी तो उनका कौशल, उनका टैलेंट बढ़ेगा, ठीक है, उनमें है ना क्षमता बढ़ेगी काम करने की और करने की, उससे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उत्पादन होगा। तो ये क्या है, एक सकारात्मक पहलू है जनसंख्या का।
जब शिक्षा मतलब एजुकेशन, प्रशिक्षण ट्रेनिंग और चिकित्सा हेल्थ फैसिलिटी में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। अभी हमने बात करी थी भाई आप अच्छी शिक्षा दो, अच्छी ट्रेनिंग दो, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी उनको दो, तो वो जो मानव है वो पूंजी बन के आगे जाके देश के लिए काम करेगा, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेगा, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएगा और देश का, समाज का, सबका भला करेगा। ये बात हम लोगों ने देखी। मानव पूंजी कौशल मतलब टैलेंट और उनमें निहित उत्पादन का ज्ञान का स्टॉक है। अब जो मानव पूंजी, पूंजी कौन है? मानव पूंजी कौन है? जिनको हमने पढ़ा लिखा दिया, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी देती है, वो मानव पूंजी है। उनमें क्या है? टैलेंट का स्टॉक है, ज्ञान का स्टॉक है, भाई कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना, पूरा उनमें बहुत अच्छे से टैलेंट है। भूमि और भौतिक पूंजी, लैंड और फिजिकल कैपिटल की भांति ये देश की उत्पादन शक्ति को बढ़ाती है। भाई भूमि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल कैपिटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी की तरह क्या है मानव कैपिटल, जो मानव पूंजी है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है? तो मानव संसाधन है वो क्या है? भूमि और भौतिक पूंजी से कैसे अलग है, ये बात हमें करनी है। अन्य संसाधनों से भिन्न मानव संसाधन का आर्थिक विकास की दृष्टि से दोहरा महत्व है। अब क्या है भाई, जो दूसरे संसाधन जैसे भूमि हो गया, भौतिक पूंजी हो गया, उनके कंपैरिजन में जो मानव संसाधन है वो क्या है? दोहरा, डबल यूज है उसका, डबल इंपॉर्टेंस है किसकी? मानव संसाधन की। लोग विकास के साधन और साध्य दोनों होते हैं, मतलब जो हम लोग हैं वो साधन भी है, हम मीडियम है। भाई हम लोग क्या है? मीडियम है। जैसे आज आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं आपके लिए पढ़ाने का क्या हूं? एक मीडियम हूं, साधन हूं, ठीक है। और आप साध्य हो। साध्य कैसे? आप पढ़ने वाले भी आप हो, ठीक है। मतलब क्या होता है, क्या कहना चाहता है? वे एक और उत्पादन के साधन है। उत्पादन कौन कर रहा है? हम मानव कर रहे हैं। दूसरी ओर वे अंतिम उपयोग करता है, अर्थात स्वयं साध्य, मतलब उत्पादन करने वाले हम, ठीक है, मानव ही उत्पादन कर रहा है और उसका यूज करने वाला भी कौन है? मानव है। तो साधन भी हम है और साध्य भी हम लोग ही हो जाते हैं। ये इसलिए डबल इंपॉर्टेंस आ जाती है। मानव संसाधन भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का प्रयोग कर सकता है, किंतु भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकती। अब मानव तो क्या है? भूमि का भी इस्तेमाल कर लेगा, भौतिक पूंजी पैसे का भी इस्तेमाल कर लेगा। ये दोनों, भूमि और भौतिक पूंजी, खुद कुछ ही नहीं कर सकते। भाई पैसा चल करके कहीं नहीं जाएगा, हम लगाएंगे उसको, भाई यहाँ पे लगाओ, यहाँ से हमें ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है? मानव संसाधन ज्यादा इंपॉर्टेंट। अन्य संसाधनों से अलग मानव संसाधन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि अधिक शिक्षित एवं अधिक स्वस्थ लोगों के लाभ स्वयं उन तक ही सीमित नहीं होते, बल्कि उनका लाभ उन तक भी पहुंचता है जो स्वयं उतने शिक्षित एवं स्वस्थ नहीं है। अब क्या होता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो खुद का तो भला करते ही हैं बल्कि समाज का भी भला करते हैं। जैसा भी हम लोगों ने देखा, भाई पढ़ा लिखा आदमी है जो ज्यादा शिक्षित है, ज्यादा स्वस्थ आदमी, वो क्या करेगा? गरीब बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक है, गरीबों को दान देने की कोशिश करेगा, ठीक है, समाज में एक जागरूकता लाने का काम करेगा कि भाई आप अपने बच्चों को पढ़ाया करो, स्वास्थ्य का ध्यान रखा करो। तो मानव संसाधन है ना, पढ़ा लिखा इंसान खुद के लिए तो अच्छा है, बल्कि दूसरों के लिए भी अच्छा, और समाज के लिए और राष्ट्र के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आखिरी सवाल, संसाधन के रूप में लोगों से आप क्या समझते हैं? तो अभी हम लोगों ने चर्चा करी थी मानव संसाधन और मानव पूंजी की, वो बात फिर से यहाँ पे रिपीट हो जाएगी और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर 1 है, संसाधन के रूप में लोग, ये आज हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आपको आई हो, कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछें और यह लिख दे कि सर अब हम हो चुके हैं तैयार और हमें होने लगा है सामाजिक विज्ञान से प्यार। जल्दी लेक्चर 2 आप लोगों के बीच में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और आपके अपने परिवार को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।